अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आपको शो का फॉर्मेट अभी तक पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले मैं कॉल्स लूँ, दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली तो ये, थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करते हैं। प्लीज़ उसको और सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इससे पहले कि मैं कॉल्स लूँ, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैंने कदीर भाई को भी दोबारा बुलाया है। अगर आपका कोई भी मसला है फैमिली का तो आप कदीर भाई से कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं भी आपको हेल्प करूँगा साथ आपके सवाल के अंदर, और कदीर भाई से हम पूछेंगे। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊँ कि मैंने आज कदीर भाई को बुलाया क्यों है, क्योंकि एक टिपिकल एक सिनेरियो होता है कुछ केसेस का, और उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि आपके भी केस उसमें आता है या नहीं। कि कभी कभी लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, यहाँ के ब्रिटिश सिटीज़न या यूरोपियन सिटीज़न के साथ शादी करते हैं, बट मेनली ब्रिटिश सिटीज़न के साथ, या जिनका यहाँ सेटल स्टेटस है, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से उनकी डिवोर्स हो जाती है या वो सेपरेटेड हो जाते हैं और फिर उनको बच्चों के ऊपर केस अप्लाई करना पड़ता है। जब, और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बच्चों को यहाँ 7 साल हो गए एक्सेट्रा, हम उनकी बात करें। आपको पता है आप लोग कौन है जिनके बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन वो अब बच्चों की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं और उनके एक्स स्पाउसेस या जो सेपरेटेड पार्टनर है वो कहते हैं जी हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो एज अ बायोलॉजिकल फादर आपका राइट है कि आप बच्चों के साथ मिलें और अपने पेरेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करें। तो जो इमिग्रेशन कानून में वर्डिंग या इमिग्रेशन कानून में जो शर्त यूज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास चाइल्ड कांटेक्ट है, यानी कि अगर आप सेपरेटेड हो गए अपनी फैमिली से, आपके पास चाइल्ड कांटेक्ट है। और जो लोग इस मुसीबत से गुजरते हैं या इस अनफॉर्चुनेट एपिसोड से गुजरते हैं कि वो सेपरेट हो जाते हैं अपनी फैमिली से, उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से उनको चाइल्ड कांटेक्ट मिलता है और अक्सर उसके लिए कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि कदीर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, मैंने सोचा कि उनको आज बुला के एक दो इम्पॉर्टेंट बातें आप उनसे पूछ लूँ पहले, बिफोर आई टेक कॉल्स। और फिर अगर आपने चाइल्ड कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉल किया तो मैं दोबारा इनसे रजू करूँगा। कदीर भाई, थैंक यू सो मच आज आने का। एंड आई नो इन द पास्ट भी आप शो पे आ चुके हैं एज अ गेस्ट, सो थैंक यू कमिंग अगेन। एंड जो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी चाइल्ड कांटेक्ट के लिए अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर, अगर मैं बोलता हूँ एक फ़ादर है अप्लाई कर रहा है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि मदर येस बोले या नो बोले, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा ये बता दें, और टाइम कितना लगता है? बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने मुझे बुलाया शो पे। इस पे डिफरेंट है। अगर कोई सेपरेशन के बाद या डाइवोर्स के बाद बच्चों के साथ मिलने में प्रॉब्लम है तो वो दो तरीके से आप इसको सेटल कर सकते हैं। एक तो यह है थ्रू एग्रीमेंट। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपके स्पाउस जो दूसरा है वो इस पर एग्री हो जाए तो दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो। उसमें आपको किसी किस्म को और कोई दिक्कत नहीं होती और आप अपने बच्चों को ईज़िली फ्रीली मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो एग्री नहीं होती, अगर एग्री होती है तो उस सूरत में भी आप इसको जो भी एग्रीमेंट है उसको कोर्ट से जाके लीगलाइज करवा सकते हैं। और दूसरी सूरत जो कि वर्स्ट सिनेरियो हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं ऐसे मामलात में, वो ये है कि एक पार्टी, एक स्पाउस में से एक इस चीज़ पे एग्री ना हो कि दूसरा उसको मिले, पेरेंट में से एक बच्चों को मिले। उस सूरत में फिर जब सबसे पहले जो स्टेप आता है उसमें ये कि आप मीडिएशन की तरफ जाएं। थर्ड पार्टी जो भी बंदा है वो दोनों की बात सुने और इनको एक दरमियाना रास्ता बताए कि आप इस तरह से इकट्ठे रहें, बच्चों के साथ इस तरह मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो भी आपकी नाकाम हो जाती है तो फिर आखिरी इस पे रिजॉर्ट पे ऑफ कोर्स कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट आप डालें और उस पर फिर कोर्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड और बाकी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कोर्ट उसमें कंसीडर करती है। और टाइम लिमिट पे इस पर हम कुछ इस पर कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस पर 2 महीने या 4 महीने, ये केस टू केस वेरी करता है कि कौन सा केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चे की वेलबींग को उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें कोर्ट्स में देखती है। थैंक यू सो मच कदीर भाई। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप देख लें कि पहला प्रोसेस है कि अगर आपकी स्पाउस या जो आपसे नाराज़ पार्टनर है जिनसे आप सेपरेट हो गए, अगर वो मान लें तो आप दोनों अग्रीमेंट कर सकते हैं और उस एग्रीमेंट की बेसिस पे भी आप एज इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको आगे प्रॉब्लम है एक्सटेंशन का।
सेकंड, उन्होंने बोला कि कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन करें, और अगर मीडिएशन भी, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, अगर आपकी मीडिएशन भी सक्सेसफुल ना हो तो फिर तीसरा स्टेप है कि कोर्ट में जाके आप चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर अप्लाई करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, पूछते हैं कि जी हमने चाइल्ड कॉन्टैक्ट हासिल करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप करने चाहिए, बिकॉज अक्सर लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। बिकॉज जब चाइल्ड कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा या एटलीस्ट आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आप इमिग्रेशन की एप्लीकेशन भी साथ ही डाल सकते हैं। तो अगर आपने, मैं कॉल्स लेने लगा हूँ, अगर आपने कोई और चाइल्ड कॉन्टैक्ट के बारे में पूछना है तो मैंने आज खतीब भाई से रिक्वेस्ट की थी कि इधर ही रहें शो के दौरान, और बीच में हम इनसे थोड़ा सा और भी चीज़ें रजू करेंगे। तो मेरे ख्याल से अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। एक मिनट तारिक भाई, वो ना मैंने ILR किया था, हाँ तो मेरा वो 14 डेज का जो मुझे टाइम देते हैं वो इंटरप्रेन्योर वीजे के बाद, उस दौरान मैंने डाला था, तो वो करते करते 10 साल पूरे हो गए थे। तो मैंने डाला तो उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया और मुझ पे कोई अहमद केसला लगा दिया। कहते आपने जो वेरी की है ना एप्लीकेशन, तो हम आपको नहीं दे सकते। अहमद केसला कोई रीजन नहीं आया, तो मुझे राइट ऑफ अपील दिया उन्होंने। तो आप प्लीज काइंडली बताएंगे अहमद केसला क्या है और मेरे क्या चांसेस अगर अपील में जाता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए और अगर आपका और कुछ देखिए, पहली बात तो ये है कि वही बात है जो मैं पहले भी आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि जी मुझे आप ये बता दें, मेरा ट्यूमर निकाल देंगे यानी, और आप एक्सरे ना दिखाएं। तो जो स्पेसिफिक बात है, आप कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपका डिसीजन पढ़ा जाए। तो इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह रैंडमली ना बोलें अहमद केस लॉ किस तरीके से आप पे अप्लाई होता है। अगर कोई बोले जी KO नाइजीरिया किस तरीके से अप्लाई होता है, तो उसके 2-3 डिफरेंट तरीके हैं जिसके तरीके से वो केस लॉ आप पे अप्लाई हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इस तरह जनरलाइज ना करें, आप बड़े मुसीबत में आएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्पेसिफिकली किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, अपना केस दिखाएं, और वो फिर आपको बताएंगे कि स्पेसिफिकली होम ऑफिस क्यों ये बात आप पे बोल रहा है कि आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जनरलाइज ना करें अहमद केस लॉ के ऊपर, बिकॉज में 2-3 शिक्कें अप्लाई होती हैं जो कि वी डू नॉट नो कौन सी आपके केस पे होती हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम तारिक भाई। आपसे स्पाउस वीजा एक्सटेंशन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी पूछिए। वो ये है कि खास तौर पे एक क्वेश्चन है मेरा, जब हम अप्लाई करते हैं ना, वो जब सबमिट करते हैं तो या तो एग्जिस्टिंग सर्विस में होता है या प्रेजेंट सर्विस में होता है। जी इसके बारे में मुझे फर्क बताएं क्या है और हमारे लिए कौन सा बेटर है, और इसके कॉस्ट और टाइम फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं इसमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप जस्ट स्टेप्स को फॉलो करें। अब मुझे नहीं पता कि आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज सी बात बता देता हूँ कि जब आप प्रीमियम सर्विस की बात करते हैं और आप टिक करते हैं एग्जिस्टिंग को, तो वो जाता है होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर, वो वाले ऑफिसेज निकालने की कोशिश करता है जो होम ऑफिस के पुराने ऑफिसेज थे, जो क्रॉयडन में है, न्यूपोर्ट के अंदर है, कार्डिफ के अंदर है, लिवरपूल के अंदर है, उन सारे ऑफिसर्स को। लेकिन आजकल उधर कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर जो उन्होंने सर्विस शुरू की है वो ये की है कि जो सेफोरा वाले हैं, आई होप मैं उनका नाम सही तरह से ले रहा हूँ, वो एक आउटसाइड एजेंसी है। आप अगर प्रीमियम सर्विस बुक कर रहे हैं तो आप उनके सेंटर्स के अंदर बुक करते हैं। उसमें सिर्फ जो एक इशू आ जाता है कि जब आप पैसे पे कर देते हैं, जो होम ऑफिस की फ़ी है प्रीमियम सर्विस की, तो ये जो आउटसाइड एजेंसी है ये अपने प्रीमियम लाउंज के लिए भी आपसे 180-160 पाउंड कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उनका एक ऊपर टैग लगा हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करें तो वहाँ एक और बटन आ जाता है कि फ्री ऑफ चार्ज। तो अगर आप वो क्लिक करके आगे जाएं तो कभी कभी अगले 2-3 दिन में तो आपको डेट प्रीमियम में नहीं मिलती, लेकिन आगे जाके आपको डेट्स मिल जाती हैं। ये तो बात है प्रीमियम की। अगर आप नॉन प्रीमियम भी करते हैं तो उन्होंने जो एक
FLRFP में ख़ास तौर पे भी उन्होंने नई सर्विस शुरू की है कि वो आपको एक टेलीफोन नंबर देते हैं, होम ऑफिस की डायरेक्ट सर्विस है, और आप उस टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करते हैं, वो तीसरी चौथी कॉल पे पिक करते हैं और वो कहते हैं जी इस डेट को आप आ जाएं अपने पेपर लेके और हम आपके पेपर्स को खुद स्कैन करके देख लेंगे। तो आया जब आप क्लिक करते हैं, आप होम ऑफिस वाली सर्विस पे जाते हैं या न्यू पे जाते हैं, न्यू पे भी अगर आप प्रीमियम नहीं चूज़ करेंगे तो वो आपको एक वेब पेज पे लेके जाएंगे और वहाँ आपने अपना नया अकाउंट क्रिएट करके, ये थर्ड पार्टी की बात करिए, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो इन शॉर्ट अगर आप होम ऑफिस के पास जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होम ऑफिस आपसे एज यूजुअल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट लेगा आपको बुला के और वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर आप ये आउटसाइड एजेंसी जैसे फोरा वाले इनके पास जाते हैं तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास आने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें। तो काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है जब वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और वो पेमेंट सेक्टर में आते हैं कि जी हम क्या काम करें। बेहतर है न्यू सर्विस अगर आप मुझसे पूछें फ्रैंकली, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े तहम्मुल के साथ पेजेस को पढ़ पढ़ के फिल करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर और बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका अगला स्टेप क्या है। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप खुद फॉर्म भरें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू वुड बी फाइन। सिर्फ ज़रा पेजेस को पढ़ पढ़ के आगे जाते रहें एंड इट बी वेरी क्लियर कि आपने कौन सा अगला स्टेप करना है। क्या आया आपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स या आप एज इट इज़ पूरा बंडल लेके होम ऑफिस के पास आ जाए। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में मैंने क्वेश्चन करना है जी। ऐसा था कि मेरे कजन ने 3 महीने पहले इधर यूके में शादी की थी यूरोपियन से। किधर शादी की थी? मस्जिद वालों इधर यूके में। यूके में। तो मस्जिद वालों ने उनको मैरिज सर्टिफिकेट इशू करके दिया था मस्जिद से। तो वो उस लड़का वो ओवरस्टे था, उसने वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान नादरा के थ्रू रजिस्टर करवाया। अब उन्होंने केस अप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो पाकिस्तान नादरा वाला सर्टिफिकेट है जो वहाँ पर रजिस्टर इन्होंने ऐसे शादी करके करवाया है वो होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या इसकी वैल्यू ऐसी ही है जैसे यूके मैरिज सर्टिफिकेट की है या उनको दोबारा शादी करनी? इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखें जी, पहली बात तो ये है कि यूके लॉ के अंदर, पहले हम यूके लॉ की बात करते हैं। यूके लॉ के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो रिलीजियस मैरिजेस होती हैं, वो कहते हैं कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएं और वहाँ जाके शादी करें या चर्च में करें। तो चर्च की तो अप्लाई नहीं होती, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो ग्रीन रंग का सर्टिफिकेट देते हैं। ये तो बात होगी यूके की। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की कि वो ये ट्राई कर रहे हैं कि जी वो यहाँ से जो निकाह नामा है जो मस्जिद ने दिया है वो जाके नादरा में रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए जो लेक्स लॉ की लॉ है जिसमें यूके की गवर्नमेंट ये बोलती है कि जी अगर आप कहीं बाहर भी जाके शादी करते हैं हम उस शादी को रिकग्नाइज़ करेंगे, बिकॉज लेक्स लॉ की लॉ ये बात बोलता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि फ़िज़िकली आप लोग उधर प्रेजेंट भी हों। ये वही बात है कि अगर कोई यूके का रेजिडेंट जाके पाकिस्तान में निकाह करता है, वो जो निकाहनामा इशू होता है उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है और वो नादरा में जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में इशू करवाते हैं अपना नादरा के थ्रू। वो क्योंकि मियाँ बीवी दोनों फिजिकली उधर प्रेजेंट होते हैं पाकिस्तान में अंडर द लेक्स लॉ की लॉ, वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो आपके भाई ने आप प्रॉक्सी करवाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी यहाँ मैंने निकाह किया तो पाकिस्तान में इसको रजिस्टर कराऊँ, क्योंकि वो दोनों इधर फिजिकली प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी, होम ऑफिस को उसके साथ ऑब्जेक्शन हो सकता है। जो एक और चीज़ आपने कहा कज़न या भाई थे, माय अपॉलॉजीज़, वो कर सकते हैं अगर आप मेरे पुराने शो देख रहे हो कि जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की जो डेफिनेशन है, अगर होम ऑफिस को देखें क्योंकि उन्होंने यूरोपियन से शादी की है, तो अगर आप होम ऑफिस की पॉलिसी देखें तो उनकी पॉलिसी कहती है कि जी अगर आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं या 2 साल से ड्यूरेबल रिलेशन में हैं तो हम उसको एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ड्यूरेबल रिलेशनशिप में काउंट करते हैं। जबकि ईयू रेगुलेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ईयू रेगुलेशन में ये बोला गया कि एज लॉन्ग एज आपकी सब्सिस्टिंग इन ड्यूरेबल रिलेशनशिप है हम मानेंगे कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है और ड्यूरेबल रिलेशनशिप का कोई टाइम स्पैन नहीं है। मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछें, अगर एक बंदे की इंटेंशन है कि वो अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं बाद में, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि इट इज़ अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप। तो एक ऑप्शन तो ये भी हो सकती है आपके आई थिंक कज़न या भाई थे उनके पास कि अब EU 2019 रेगुलेशन शुरू हो गई हैं, उसमें आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को राइट ऑफ अपील भी मिलता है। तो अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डाल भी देते हैं तो कम से कम जब तक वो एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी
बिल्कुल अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं रजिस्टर करने की और कहें कि जी मैंने तो एप्लीकेशन भी होम ऑफिस में डाल ली है। और अगर उनकी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर वो उसको अपील भी कर सकते हैं अंडर ईए रेगुलेशन 2019। और अगर किसी वजह से उससे पहले उनकी शादी हो जाती है, आई होप हो जाए इधर प्रॉपर लॉ के थ्रू जो यहाँ का प्रोसीजर है, तो फिर वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन उनको कंसिडर करनी चाहिए रादर देन कि वो नादरा के पास अपना भेजें और वहाँ से रिक्वेस्ट करें होम ऑफिस को कि जी इस मैरिज सर्टिफिकेट को आप रिकग्नाइज्ड करें, क्योंकि फ़िज़िकली वो पाकिस्तान में थे नहीं। मुझे बताया जाता है कि अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है। आई डू अपोलोजाइज कदीर साहब, आई नो कदीर भाई आप आए हैं, आई वांटेड टू आस्क यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, लेकिन फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। आई थिंक ब्रेक पे आके बाद मेरा एक और, आपने जब जिक्र किया मीडिएशन के बारे में, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, देन आई टेक सम मोर कॉल्स। अगेन ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पर शो को फॉलो करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच जो आप इतना सपोर्ट करते हैं शो को सोशल मीडिया के ऊपर। आई एम गोना टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रेक के बाद हम और कॉल्स लेंगे, लेकिन पहले मैं मीडिएशन के ऊपर भी कदीर भाई से एक बात करना चाहता हूँ। सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। द शो इमिग्रेशन विद तारिक, जिस तरह आपने पहले सेशन में देखा कि आज कदीर साहब भी हमारे पास हैं, और अगर आपने थीम थोड़ी देखी हो, क्योंकि मुझसे काफ़ी सवाल लोग पूछते हैं जो चाइल्ड कॉन्टैक्ट के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल करके आपको दी। और क्योंकि इमिग्रेशन से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जब फैमिली कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं और लोग बच्चों की बेसिस के ऊपर, चाइल्ड कॉन्टैक्ट की बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है इस मुल्क में ऐसे लोगों की जो चाहते हैं और जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी मैरिड लाइफ में, फिर वो चाइल्ड कॉन्टैक्ट की बेसिस में अपनी फर्दर एक्सटेंशंस कराते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पर भी हम थोड़ी आज लाइट दें। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनको एक और ऑर्गेनाइजेशन का बड़ी अच्छी तरह पता होगा, जिसको हम कैफ बोलते हैं। यानी कि जब आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में और आपकी सेपरेशन हो गई है और आपकी वाइफ एग्रीमेंट आपके साथ नहीं करना चाहती, जिस तरह कदीर साहब ने पहले सेशन में बोला कि अगर आपका एग्रीमेंट होता है तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन उसमें एक स्टेप मीडिएशन का भी आता है। लेकिन जब आप चाइल्ड कॉन्टैक्ट के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कैफ इन्वॉल्व हो जाता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कदीर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैफ की रिपोर्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है चाइल्ड कॉन्टैक्ट हेयरिंग के अंदर, बिकॉज मुझे पता है कि इसका आपको काफ़ी नॉलेज है। तारिक भाई, इसमें जो कैफ की रिपोर्ट रेलिवेंट है, और इसकी जब कोई भी मैटर कोर्ट के सामने जाता है तो जज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे के लिए इसमें बेहतर क्या है, बच्चे को किसके साथ रहना चाहिए, और उस तरह की बच्चे की वेलबींग के ऊपर जो डिफरेंट इस पर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कैफ इन्वॉल्व होता है। कैफ एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो फाइनल कह सकते हैं जिस लाइक एक्सपर्ट ओपिनियन, और कोर्ट उसको बड़ा हाई वेट देती है उस रिपोर्ट को। थैंक यू सो मच। यानी कि बताने का मकसद ये था कि जब कैफ आपके केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मुद्दा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैफ सोशल वर्कर या जो केस वर्कर है उसके आगे रखें, बिकॉज जो उनकी रिपोर्ट है जो फैमिली कोर्ट में पेश होगी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बात को डिसाइड करने में कि आपको चाइल्ड कॉन्टैक्ट मिल रहा है या नहीं, जो कि बाद में आपके इमिग्रेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि इन चीज़ों को आप देखें जो कि बड़े की इंडिकेटर्स हैं। अब अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। तारिक भाई, मेरे अमित नाम है, मेरा अमित बोल रहा हूँ। मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी जी पूछे। हाँ, मेरे पास डिस्क्रिप्शन लीव है 2.5 साल की, जो 2020 में खत्म होगी अक्टूबर में जी। तो मेरी वाइफ के पास लीव टू रिमेन है, लीव टू रिमेन के अलावा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। तो मेरे को ये पूछना था कि मेरे क्या ऑप्शन है, मेरे को लीव टू रिमेन पे जाना है, उसके डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने की और करनी चाहिए। ओके, आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो ब्रिटिश हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है आपका? ऑलराइट, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से आपको 10 ईयर रूट के ऊपर उन्होंने डाला होगा, मेनली इस वजह से कि आपके बच्चे भी हैं। बिकॉज देखें, जो लोगों के बच्चे होते हैं या जिनकी वाइफ इंडेफिनेट या रेफ्यूजी स्टेटस पे होते हैं या ब्रिटिश सिटीज़न है, उनके पास एक रूट होता है जो 5 ईयर रूट होता है, जो अपेंडिक्स FM के अंडर है। 5 ईयर रूट में होता है आपने 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है। अगर आपके बच्चे नॉन ब्रिटिश हैं तो इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, और वो 2.5 साल प्लस 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, और 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करें। अक्सर लोग हैं जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, लेकिन उनके बच्चे या ब्रिटिश होते हैं या वो यहाँ 7 साल से ऊपर गुजार चुके होते हैं। ऑल्दो
तो उन लोगों को, जिनको हम क्वालिफाइंग चाइल्ड बोलते हैं, तो उन लोगों को वो 10 ईयर रूट के ऊपर डाल देते हैं। तो फिर वो लोग 10 ईयर रूट के ऊपर ही एक्सटेंशन लेते रहते हैं। और अगर आप, अल्लाह ना करे आपके साथ ये बात हो, अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली यूनिट के अंदर हों। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, जो आपने अगर जिस तरह जिक्र किया कि जी मैं क्या करूँ आगे, आप तो नॉर्मल अपनी एक्सटेंशन करते रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता, जो अल्लाह ना करे आपके साथ हो, कि कोई प्रॉब्लम हो आपकी वाइफ के साथ आपको, और यही बात आज हम डिस्कस करते हैं, कुछ काफ़ी लोग इस तरह के सिनेरियो में होते हैं, तो वो फिर आप अपने बच्चे की बेस पे अप्लाई करेंगे। और आई थिंक यही बात कदीर भाई हम कर रहे थे कि अगर बच्चे की बेस पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए चाइल्ड कांटेक्ट होना बड़ा लाजमी है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इनिशियली। और यही बात कहने की है कि चाइल्ड कांटेक्ट होना आपके पास लाजमी है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन हो जाए। और जिस तरह अभी कदीर भाई ने बड़ी अच्छी तरह बोला कि चाइल्ड कांटेक्ट के प्रोसेसेस होते हैं कि पहले एग्रीमेंट से कोशिश करें हो जाए, और अगर एग्रीमेंट से नहीं होता तो खुदा ना खास्ता फिर आपको मीडिएशन और फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, और कैफ कैस वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। और जो जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि जो कैफ कैस की रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है फैमिली कोर्ट के अंदर, जिसकी बेसिस पे जज वुड डिसाइड के बच्चे के साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए या नहीं। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए उसकी आपको प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट पर्सन से रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी। बट ये मेन बात है। लेकिन अल्लाह ना करे आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो अगर आप फैमिली यूनिट के अंदर ही हैं तो फिर आप अपनी एक्सटेंशन कराते रहें 10 ईयर पे। कुछ लोग मुड़ के कहते हैं कि जी हम 10 ईयर रूट पे थे लेकिन अब हम 5 पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपेंडिक्स FM की बाकी रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, जिस तरह 18,600 एक्सेट्रा, और फिर आप 5 ईयर के ऊपर स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो पिछला आपका पीरियड है वो कंबाइन नहीं होगा, आप 5 ईयर पे नए पीरियड पे शुरू होंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई होप मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, आपको इंफॉर्मेशन मुफीद साबित हो आपके लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरा नाम फराज है और मैं 5 साल पहले यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आया था। अभी मुझे ILR के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा स्टैम्प मेरा हुआ था मई में और मैं यहाँ पे लैंड हुआ था जून में। पता ये करना है कि क्या 5 साल वीज़ा स्टैम्प डेट से काउंट होंगे या फिर लैंडिंग डेट से काउंट होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो UK NARIC सर्टिफिकेट की बेसिस पे करूँगा। एक्सटेंशन भी मैंने इसी बेसिस पे की थी। मेरे UK NARIC सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है ऑर्डिनरी बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट जो भी। क्या ये B1 लेवल को सफाइज करता है? मेरे पास सर्टिफिकेट भी है यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज का, जहाँ से मैंने पढ़ा था। और दूसरा जो UK NARIC है वो भी उसको गारंटी करता है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ना स्टडी हुई थी, बस उस पर ऑर्डिनरी बैचलर्स डिग्री लिखा हुआ है। क्या ये B1 की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? थैंक यू प्लीज़। थैंक यू सो मच जी। देखें, जो पहली बात है कि जो 90 दिन का पीरियड है, अप टू इनफैक्ट 6 मंथ्स का पीरियड है, वो उसको कहते हैं कि वो माफ़ी वाले पीरियड में आता है। लेकिन क्योंकि आपका गैप इतना बड़ा नहीं है तो बेहतर है कि जब आपने एंट्री की थी उधर से 60 मंथ काउंट कर लें। हालांकि टेक्निकली जो आपका गैप है वो इतना स्मॉल है कि उस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें सेटलमेंट एप्लीकेशन की इमिग्रेशन रूल को, तो वो ये बोलते हैं कि जी जब आप अप्लाई करने आए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपने 60 मंथ्स इस लीव के ऊपर UK के अंदर गुजारे हों। ये इमिग्रेशन का रूल है। लेकिन अगर आप पॉलिसी देखें तो उसमें होम ऑफिस ने खुद बोला हुआ है कि हम सर्टेन पीरियड्स को माफ़ करते हैं, और उसमें अगर आपका गैप विद इन 6 मंथ है तो हम कहते हैं कि जी आपने कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक नहीं किया तो हम उसको माफ़ कर देंगे। तो जो पॉलिसी होती है उस पर अप्लाई करना इतना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है अगर गैप आपका इतना बड़ा नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल गैप। तो आप क्यों पॉलिसी का रिस्क ले रहे हो होम ऑफिस के साथ कि जी आपकी पॉलिसी ये बोलती है तो इसलिए आप मुझे अभी दे दें। आप वो रिस्क ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव एप्लीकेशन है। बेहतर यह है कि क्योंकि गैप इतना बड़ा नहीं है, आप बड़े आराम से मई तक वेट कर लें और उसके बाद आप मेरे ख्याल से आपने यही बोला था कि सॉरी जून तक वेट कर लें और उसके बाद आप अप्लाई करें जब आपको यहाँ पूरे 60 मंथ्स हो जाएंगे UK में। हालांकि ज़रूरी नहीं, बट बेटर पॉलिसी का सहारा ना लें। और जहाँ तक नारिक की बात है सर, सबसे आसान काम है कि अगर आप, मुझे ये ऑर्डनरी बात नहीं पता बिकॉज ये मैंने क्वाइट ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं लास्ट टाइम कब सुनी थी। तो नॉर्मली बैचलर्स डिग्री बोलते हैं। तो अगर आप मुझसे बाद में रुजू कर लें या होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम मीट करने की, उसमें नारिक की जो कंडीशंस हैं वो पढ़ लें। क्योंकि होता ये है कि नारिक 2 तरह के डिफरेंट सर्टिफिकेट इशू करके देता है। एक होता है कि इट्स इक्विवेलेंट टू बैचलर्स और एक होता है कि प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, कि इट वाज टॉट इन इंग्लिश।
तो ये जो ऑर्डनरी वाला वर्ड है ये शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने कभी पहले सुना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास अब एक दफ़ा ये सर्टिफिकेट दिखा दें और वो उसमें से टैली कर ले। लेकिन अगर ये बैचलर्स लेवल के इक्विवेलेंट है इट इज़ गुड ना, बिकॉज B1 काफ़ी लो लेवल होता है, बैचलर्स काफ़ी हाई होता है रिगार्डलेस। लेकिन इमिग्रेशन रूल में जो वर्डिंग यूज़ हुई है ना नारेक के सर्टिफिकेट के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नारेक का सर्टिफिकेट वही वर्डिंग यूज़ करे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो वो एक दफ़ा ज़रा चेक करा लें किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से। मैंने वो आपका पूरी तरह से पढ़ा नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं उस पर कोई और कमेंट नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन रूल में जो रिक्वायरमेंट है नारेक के लेटर की उसको कंपेयर कर लें, जो आपको इशू हुआ है लेटर, अगर उसमें वो बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है देन यू शुड बी ओके। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे बेटे के 7 साल यूके में हो चुके हैं। यहाँ पे हमने फाइल लगाई थी उनकी, तो उनके बाद अभी हमें रिफ्यूजल आया था कोर्ट से, सॉरी होम ऑफिस से। उसके बाद हमें अपील की लेटर आई, अपील की हमने, अपील में से हमें हेयरिंग की डेट आई मार्च में, तो हमने मार्च में हेयरिंग पे भी गए और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये आप बताएंगे कितनी देर में आता है जवाब? एक्चुअली मेरे बेटे को 7 ईयर यूके में रहते हुए हो चुके हैं कॉन्टिन्यूसली, वो ईयर 8 में है, अभी सेप्शन से पढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात है कि टाइम कितना लगता है जज पे डिपेंड करता है। हम लोग जज को एज लीगल रेप्स पुश नहीं कर सकते एज एडवोकेट्स, बिकॉज जज अपना टाइम लगाता है। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जजेस जो 6 महीने लगाते हैं, कुछ देखें वो 3 हफ्ते देते हैं, बट 3 month to 4 month इज़ अ वेरी नॉर्मल टाइम। अगर आप ट्राइब्यूनल को कॉल भी करें कि जी मेरी अभी तक डिटर्मिनेशन नहीं आई, जज ने निकाल लिया नहीं, वो जज को चेस अप नहीं करेंगे आपके लिए, वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जज ने डिटर्मिनेशन भेजी है या नहीं भेजी। तो मैं तो आपको एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब्र से काम लें। अब आपकी हेयरिंग भी, डिसीजन भी आया, हेयरिंग भी होगी, तो मेरिट ऑफ द केस, एविडेंस था या नहीं, इस पे डिस्कस करने का कोई अब फ़ायदा नहीं है। सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पेशेंटली वेट करें और कुछ नहीं। जो बाकी लोग जिनकी अभी 7 ईयर के ऊपर हेयरिंग्स आ रही हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आजकल देखने में आया है कि होम ऑफिस वाले आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपकी हेयरिंग आ रही है किसी भी सेंटर में, आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर को एंड अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट को इमीडिएटली ईमेल्स करें, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और ख़त लिखें कि जी ये हमारा केस है, हमें लगता है हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है ऑन द बेसिस ऑफ GJ एंड KO। मुझे नहीं पता आपके केसेस में क्या मेरिट है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने चार्ल्स कॉलेज रिपोर्ट लगाई होगी और काफ़ी चीज़ें साथ अटैच की होंगी ऑन द बेसिस कि जी बच्चे के लिए अनरीज़नेबल है कंट्री को छोड़ना, उसको ये बोलना कि वो कंट्री छोड़ के चला जाए इज़ अनरीज़नेबल। आई एम श्योर आपने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाए होंगे। तो देखने में आया है कि जो अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इन अपील्स को देख रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें और वो आपको वीज़ा अलाउ ना करें या कंसीड ना करें तो इसका मतलब आपका केस वीक है, कभी कभी उनके पास टाइम भी नहीं होता। सो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बट दैट इज़ अनदर थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों के लिए जिनके केसेस पेंडिंग है, कि चेस अप करें अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट को कि टू रिकन्सिडर योर केस। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक है आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच यार। अच्छा तारिक भाई, ऐसा है कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स की, मेरे अम्मी अबू की, मैंने 3 दफ़ा जो है फैमिली विजिटर वीज़े की एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई करवाई थी उनके लिए, लेकिन वो तीनों दफ़ा रिफ्यूज़ उन्होंने किया है। हालांकि मैं यहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, ठीक है, और वो तीनों दफ़ा रिफ्यूज़ ये कहकर वो करते हैं कि उन्होंने किया है कि भाई on the basis of the probabilities we think that your parents will not go back to Pakistan। जी सर। तो अब ये है कि मतलब है कि अपील का राइट भी नहीं है जी। तो मतलब है कि जब भी विजिट वीजे के लिए मेरे पेरेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनको रिफ्यूज ही कर देंगे, तो मैं क्या कर सकूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो ये बड़ी एक एगनी सी है, मतलब है कि पैसे भी चले जाते हैं और अपील का राइट भी नहीं है, तो क्या इसका सोल्यूशन है? थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल का। जब आप मुझसे सवाल करे थे मुझे कान में बोला गया कि
हमारा अभी ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद मैं सबसे पहले आपका जवाब दूंगा। आपके पास बिल्कुल सोल्यूशन है, तो प्लीज़ आप जाइएगा नहीं। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, आई एम गोना फर्स्ट आंसर यू। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़, थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे शो को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स, और एंड थैंक यू सो मच कदीर भाई, आप आज आए हुए हैं, हमें टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, बट आई एम गोना आस्क सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू एज वेल, ताकि आज कदीर भाई हैं तो हम उनकी नॉलेज का थोड़ा फ़ायदा उठाएं, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये चाइल्ड कॉन्टैक्ट केसेस में प्रॉब्लम होती हैं फैमिली कोर्ट्स के अंदर, और इसमें लीगल एड भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कदीर भाई को बुलाता हूँ और उस पर थोड़ा सा हम जिक्र भी करेंगे जितना हमें मौका मिला शो के दौरान। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। फ्रस्ट्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन फ्रस्ट्रेशन कि आप फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं एज अ विजिटर, और होम ऑफिस फॉर वेरियस रीजंस रिफ्यूज़ कर देता है। और लोगों को फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जी हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, बिकॉज पहले ज़माने में ये होता था कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स को विजिट पे बुला रहे हैं, राइट ऑफ अपील मिलती थी, एंड 98.8% केसेस में लोग अपील कोर्ट पे जाके ओवरटर्न कर लेते थे, लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो आपने शो की या मेरे साथ शेयर की, आई फील विद अदर पीपल। अगर आप मेरे कुछ पुराने शोज़ देखें तो मैंने बड़े डिटेल में जिक्र किया हुआ है कि मेरी नज़र में फैमिली विजिटर एप्लीकेशन में ख़ास तौर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा गारंटीड, लेकिन इट्स एन इंडिकेशन। अब रेमेडी आपके पास क्या है? सर, जब आपके पास राइट ऑफ अपील ना हो तो आप जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगेंस्ट दैट डिसीजन। जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डालने से पहले आपको एक और चीज़ करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल, यानी कि पैप लेटर। यानी कि होम ऑफिस का एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उनको एक पैप परफॉर्मा होता है वो भर के भेजते हैं और उनको धमकी देते हैं कि जी अगर आपने हमारी बात ना मानी मैं कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा। वो आप उनको नॉर्मली 14 दिन का टाइम देते हैं, और अगर वो 14 दिन में आपको जवाब दें, आप वेट भी कर सकते हैं, बिकॉज जुडिशल रिव्यू की जो विंडो होती है वो 90 डेज़ होती है फ्रॉम डिसीजन। यानी कि अगर आपका 1 जनवरी को डिसीजन आया तो 90 दिन तक आप उसके अंदर अंदर उस डिसीजन को जुडिशल रिव्यू में जाके चैलेंज कर सकते हैं, और उस 90 दिन के अंदर आपको ये पैप भी डालना पड़ता है। तो आपने जिस तरह मुझे बोला कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज उन्होंने चीज़ें लगाई हैं वो बड़ी अनरीजनेबल हैं, तो इफ़ दिस इज़ व्हाट यू बिलीव इन, तो आप सबसे पहले पैप करें, और पैप के बाद आप जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डालें 90 दिन के अंदर। जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन पहले पेपर पे डलती है और तकरीबन 3 मंथ का प्रोसेस है, और होम ऑफिस अपना जवाब जमा कराता है और फिर पेपर पे जज डिसीजन देता है। और अगर खुदा न खास्ता पेपर पे आपके हक़ में फ़ैसला हो जाता है, खिलाफ आपके फ़ैसला हो जाता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ओरल हियरिंग की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और अगर पेपर में आपके हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो देखने में आया कि देयर इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि होम ऑफिस इस चीज़ को आगे नहीं चलाता, एंड दे मे कम टू अ कंसेंट विद यू। सो मेरा जो इन शॉर्ट इन समरी कहने का मकसद था कि अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया और आप फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरे पास कोई हल नहीं है इसको चैलेंज करने का यूके के अंदर, तो वो हल है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जुडिशल रिव्यू। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भैया। जी जी भैया मेरा एक सवाल था। जी जी हाँ भैया, मैं सिंगल मॉम हूँ, और मैंने मेरे बेटे के साथ 7 इयर्स रूज में मैंने एक फाइल रखी थी जून में। 10 महीने हो गए हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया है वहाँ से। मतलब कि हमने फिंगरप्रिंट्स भी दे दिया है, लेकिन अभी हम जवाब का वेट कर रहे हैं। तो मैं 2 बार एमपी के पास भी जाके आई हूँ इस बारे में, लेकिन वो बोल रहे कि प्रोसेस में है फाइल होम ऑफिस, और मैंने जो ओल्ड फाइल मैंने रखी थी ना उसका वो जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैंने वो फाइल बंद करके मैंने फ्रेश एप्लीकेशन डाला था, तो वो भी उसका भी 9-10 मंथ हो गए हैं, फिर भी कुछ उसने आंसर नहीं दिया है। तो हम उसको कुछ लेटर वगैरह लिख सकते हैं? मेरा ये सवाल था भैया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप लेटर में कोई ममानत नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है वो एमपी है। अब अगर एक दफ़ा एमपी ने उनको चेस कर दिया, उन्होंने एमपी को भी ये चुप करा दिया कि जी अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो वायद आपके पास सब्र के अलावा हल है कि हर दूसरे हफ्ते वापस एमपी के पास जाएं और बोलें कि आप सख्त से सख्त
ख़त लिखें होम ऑफिस को, और आप अपना केस इस तरह भी एमपी के आगे बना सकती हैं कि देखें जी मुझे काम की परमिशन नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं मांग के उसका स्कूल का ख़र्चा, जो स्कूल में ज़ाहिर बात है कपड़े होते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं और उसका और भी ज़रूरियात हैं बच्चे की, जो मैं मांग के पूरी कर रही हूँ, आप मुझे डिसीजन दे दें, अगर वीज़ा मेरे हक़ में आता है तो एटलीस्ट मुझे काम की इजाज़त होगी और मैं बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो जब आप ये सारी बातें जाके बोलेंगे एमपी को, तो शायद एमपी के दिल में भी थोड़ा वो आ जाए और वो होम ऑफिस को बोले ये जो आप मुझे बार बार ख़त लिख रहे हैं कि जी इतना टाइम लगेगा, कम्प्लेक्स केस है, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। ये एक बच्चे का और एक माँ का मामला है और बच्चे की ज़िंदगी पे असर पड़ा है बिकॉज माँ को काम करने की इजाज़त नहीं है, आप जल्दी डिसीजन दें। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एमपी कितना स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनको ख़त लिखता है। बट अपार्ट फ्राम ये जो आप एमपी के जाके रिक्वेस्ट करें, अनफॉर्चुनेटली उसके अलावा कोई और सस्ता आपके पास सोल्यूशन नहीं है। मैंने एक सोल्यूशन, आप पुराने शोज़ देखें, मैंने जिक्र भी किया कि कोर्ट पे जाके होम ऑफिस के खिलाफ केस कर दे, लेकिन अब इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सब्र इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और एमपी के जाके बार बार दरवाज़ा खटखटाएं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। जी तारिक भाई, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो अभी आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल में बता दिया है उसका जवाब जी, कि मैंने पूछना था 7 इयर्स में रफली कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन में। ठीक है सर। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरे एक अजीज हैं, वो डेनमार्क में लेडी, तो उनके हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल हैं और उनके 3 बच्चे भी ब्रिटिश हैं और चंद माह पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अभी वो लेडी जो हैं उनके पास वहाँ का कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, बच्चे ब्रिटिश हैं, अंडर एज हैं, वो यूके में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शन है? और वो उनकी नेशनैलिटी क्या है जो डेनमार्क में? डेनिश नेशनैलिटी है? जी, बच्चों की ब्रिटिश नेशनैलिटी है। एक बच्चा 12 साल का है, एक 15 और एक 17। वाइफ की क्या नेशनैलिटी है सर? वाइफ की जो है ना, उनके पास कार्ड है उधर का, ब्रिटिश नहीं है एक्चुअली। ओरिजिनल नेशनैलिटी क्या है, मैं ये पूछ रहा था। पाकिस्तानी नेशनैलिटी है उनके पास। ओके, बड़ी मेहरबानी। मैं ऑलराइट, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी ये सुन के कि उनके हस्बैंड की डेथ होगी। तो जहाँ तक बात है 7 ईयर एप्लीकेशन, देखिए अगर आप सुन लें तो कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है होम ऑफिस के पास कि कितना टाइम लगता है। मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, नंबर 1 सब्र, नंबर 2 कि अपने एमपी के पास जाएं और एमपी को पुश करें कि वो होम ऑफिस को ख़त लिखे, और जितना आपका एमपी स्ट्रॉन्ग है उसकी ख़त की वर्डिंग, उतना मैं दुआ करता हूँ कि होम ऑफिस जल्दी एक्शन ले ले। लेकिन सब्र के अलावा और कोई ज़्यादा उसमें हल नहीं है जो 7 ईयर की लोग एप्लीकेशंस डालते। जहाँ तक बात आती है आपकी, आपने कहा जिनके भी हस्बैंड की डेथ होगी, अब क्योंकि ये पाकिस्तानी नेशनल है, हस्बैंड की डेथ होगी है, तो ज़ाहिर बात है ये ऑलरेडी बैठी हुई हैं यूरोप के अंदर। तो अगर ये यूरोप में ही रहती हैं तो आई एम प्रीटी श्योर उनका जो रेजिडेंट कार्ड है वही चलेगा, और उसके बाद जब इनको नेशनैलिटी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कि यूके के अंदर क्या होता है फ्री मूवमेंट के बारे में ब्रेक्सिट की वजह से, शी कैन इन द फ्यूचर एज अ डेनिश नेशनल, जब नेशनैलिटी मिल जाए, शी मे बी एबल टू कम टू यूके एज अ यूरोपियन नेशनल। अगर ये चाहती हैं कि यूके इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं कि उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, तो फिर उनको जो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी इधर आके, वो बच्चों की बेस पे डालनी पड़ेगी, और उसका जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, बिकॉज एज अ ब्रिटिश चिल्ड्रन वो ऑलरेडी क्वालिफाइंग चिल्ड्रन है फॉर द एक्सटेंड कि उनको 7 साल यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स। फिर ये वाला टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है बच्चों का, कि आया उनको यहाँ रखा जाए या उनको डेनमार्क में रखा जाए। अगर उनका बेस्ट इंटरेस्ट इस बात में कि उनको यहाँ रखा जाए, तो फिर जब वो एप्लीकेशन जो यहाँ आके डालेंगी, उस एप्लीकेशन के ऊपर उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, और वो 2.5 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद यहाँ सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं। बस एक बात का ख्याल रखें कि जो उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा उसमें उनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड होगा, और अगर उनको पब्लिक फ़ंड चाहिए तो उसकी एक अलग एप्लीकेशन उनको डालनी पड़ेगी कि जी मुझे नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मेरे वीज़े से हटा दें, मुझे पब्लिक फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख लें कि आया डेनमार्क में रहना उनके लिए बेहतर है या इधर आके, बिकॉज देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर इधर आती हैं तो उनको
ये एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज जो उनको रेजिडेंट कार्ड मिला हुआ वो डेनमार्क के लिए मिला है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेजिडेंट कार्ड, ऑन द बेसिस कि उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, शी कैन ट्रैवल एंड कम हेयर। उसमें गवर्नमेंट उनको ज़्यादा तंग नहीं करेगी बिकॉज उनके पास रेजिडेंट कार्ड है यूरोपियन नेशन का। लेकिन एक दफ़ा अगर आके यहाँ रहना चाहती हैं बिकॉज शी इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल, उनको फिर यहाँ बच्चों की बेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गेज कर लें कि उनकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, बच्चों के लिए फ्यूचर कहाँ बेहतर है, उसके हिसाब से वो अप्लाई कर लें। आई विश हर ऑल द बेस्ट बिकॉज आई नो शी इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे जी। एक तो मैं जहाँ पे अनलीगल हूँ। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओके, सो मैं आई थिंक 14-15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी हमारी 2 साल की बच्ची भी है, एंड बच्ची मेरी 2 साल की, उसके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरी वाइफ के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मैंने पूछना था क्या हम अभी कोई केस लगा सकते हैं, और केस अगर लगा सकते हैं क्या हम प्रीमियम सर्विस पे जा सकते हैं, तो क्या इसमें कोई चांसेस है हमारे? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक प्राइवेट लाइफ की बात है तो उसमें 2012 में जो कानून आया वो बड़ा क्लियर है कि जी आप अगर इलीगल हैं इस मुल्क में तो आपने यहाँ 20 साल का टाइम गुजारा हो। अगर आपने 20 साल से कम का टाइम गुजारा है तो बहुत ही कंपेलिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल होने चाहिए, कि कंपेलिंग रीज़न होने चाहिए कि आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते, और उसका जो टेस्ट है वो बड़ा हाई मेयार का है, बड़ा मुश्किल होता है उस टेस्ट पे मीट करना, और वो केस बाय केस मैटर करता है। तो वो शो का फॉर्मेट नहीं है कि 10 सेकंड में या 10 मिनट में भी उसको मैं 10 मिनट में तो एक्सप्लेन कर सकूंगा, बट इतने कम टाइम है और उसके लिए बड़ा केस स्पेसिफिक होना पड़ता है, बिकॉज लॉ में कंपेलिंग की कोई ऐसा बड़ी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आपका तो अच्छी बात यह है कि आपका ऑलरेडी रिलेशन है एक ब्रिटिश वाइफ के साथ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चे के साथ, बिकॉज जो आपकी केस में स्ट्रेंथ है वो आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ है, ना कि आपकी वाइफ के साथ। बिकॉज अगर आप वाइफ की बेस पे अप्लाई करते हैं तो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट मीट करना होता है, और अगर आप बच्चे की बेस पे अप्लाई करते हैं तो ये टेस्ट मीट करना होता है कि इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, और वो बड़ा आसान टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। इसलिए बच्चे की रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज कदीर भाई को भी रिक्वेस्ट की थी वो आए ताकि हम बात कर सकें पेरेंटल राइट्स एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर। लेकिन जिस तरह आपने बोला लगता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो इसमें आपको पेरेंटल कॉन्टैक्ट की तो ज़रूरत नहीं है, तो आप बच्चे की बेस पे बिल्कुल वाइफ का भी साथ डालें, लेकिन मेन एप्लीकेशन बच्चे की बेस पे होगी बिकॉज उसका टेस्ट लोअर है। और वो जो एप्लीकेशन है बिल्कुल आप उसमें प्रीमियम सर्विस पे जा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि प्रीमियम सर्विस पे आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं 610, और उसके बाद अगर वो आपको लाउंज मिलता है प्रीमियम और उसमें कोई इमीडिएटली अपॉइंटमेंट हासिल नहीं है तो शायद आप थोड़े और भी पैसे दें। अगर आप होम ऑफिस वाली सर्विस लेंगे तो फिर आपको और पैसे देने की ज़रूरत नहीं, सिवाय जो 610 पाउंड है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, हम यहाँ बैठ के ही नहीं कह सकते हो जी आपको हर हाल में प्रीमियम में मिल जाएगा और आपको हर हाल में प्रीमियम में नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे पुराने शो भी देखें, कुछ लोग मुझे खुद पता है उनको प्रीमियम में जाके मिल जाता है, कुछ लोग हैं जो उनको प्रीमियम में जाके नहीं मिलता। तो उस पर कोई आप मेरे ख्याल से अपना खुद लें। अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी सर्विस पे जाएं, सुपर प्रायोरिटी पे, और वो वन वे और दी अदर डिसीजन दें जल्दी, तो बाय ऑल मीन्स अगर आपके पास पैसे यू कैन गो हेड प्रीमियम पे, उसमें कोई ममानत नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की मेरे ख्याल से हम एक और कॉलर लेते हैं और मुझे बताया जाता है कि हमारा टाइम भी ख़त्म हुआ है। सबसे पहले कदीर भाई, थैंक यू सो मच, आप आ जाए। बहुत शुक्रिया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि, और आपको पता है कि हमारा नोयत इस तरह है शो का कि हमें टाइम बड़ा कम मिलता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप आए और आपने चाइल्ड कॉन्टैक्ट के ऊपर, स्पेशली कैफकास के ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया, बिकॉज आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कि वो इन चीज़ों को समझें। बिकॉज मैं लोगों से मिलता हूँ, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी अब कैफकास आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए, चाइल्ड कॉन्टैक्ट कैसे अप्लाई करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज़ों के अंदर फंसे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कदीर भाई को यहाँ बुला के थोड़ा सा हम उसके बारे में इंसाइट ले लें। हमारा शो इख्तिताम पे आया है, टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अगेन शो को बंद करने से पहले कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें,
मैं अक्सर अपने शो में ख़त्म होने से पहले बोलता हूँ कि अक्सर लोगों के NHS के कार्ड्स होते हैं या फ्री ट्रीटमेंट है, अपना वेलमैन चेक कराएं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सारी चीज़ें अपनी चेक कराएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेहत है तो सब कुछ है। उसके अलावा थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे शो को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ सब और भी सपोर्ट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफ़िज़।